तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ लिया था, हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मैंने तुम्हें रिकॉर्डेड लेक्चर भेजा था, उसमें तुमने वो पढ़ लिया होगा, ठीक है। उसके बाद एक छोटी सी चीज आती है, छोटी सी चीज क्या है, हमने उसमें मोमेंटम और डेल्टा एक्स के बीच में रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। हमें पता था मोमेंटम डेल्टा पी और डेल्टा एक्स के बीच में रिलेशन। अब हमें एक फॉर्मूला याद करना है जो क्या रिलेशन बताएगा हमें, इधर देखो, वो हमें किसके बीच में रिलेशन बताएगा, वो हमें बताएगा डेल्टा एक्स मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ठीक है, और डेल्टा लैम्डा। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी उनका नुकसान है, मतलब उनकी गलती है, तो मैंने तुम्हें कल सुबह ही भेज दी थी, ठीक है। तो नहीं देखी तो कोशिश करो समझ आ जाए, एक बार बता देता हूँ फिर भी, ठीक है। हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, वो ये बोलता है, बेटा 25 मिनट से देखनी थी, मैंने बोला था तक नहीं, 25 मिनट से देखनी थी, ठीक है। जो नोट कर सकते हैं कर लेना, नहीं कर सकते तो मैं नोट्स भेजूंगा, वो उसकी स्पीड पर है, ठीक है। तो मैं एक बार दोबारा से रिकैप दे देता हूँ, ठीक है, जो मैंने वीडियो भेजी थी उसमें हमने डी ब्रोगली किया था, डी ब्रोगली तो मैं पहले भी करवा चुका, ठीक है। उसके बाद अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, वो कुछ भी नहीं कहता, वो ये बोलता है कि मैं एक ही टाइम पर किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और उसका मोमेंटम एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब दोबारा सुन लो, मुझे हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि मैं एक ही पॉइंट पर, ठीक है, एक ही टाइम पर, मतलब एट सेम टाइम मैं किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मतलब वो पार्टिकल जो बहुत छोटा होता है, ठीक है, उनकी मैं क्या नहीं कर सकता, एक ही टाइम पर पोजीशन और उसका मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर सकता, बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ। मतलब क्या हो गया, अगर मुझे किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की स्पीड पता है ना, मतलब स्पीड पता है, तो इनडायरेक्टली मुझे उसकी वेलोसिटी पता है, तो वो मोमेंटम तो पता चल ही गया, ठीक है, क्योंकि m इंटू वी होता है, तो मुझे उसकी पोजीशन नहीं पता होगी 100%, ठीक है। अगर मुझे उसकी 100% पोजीशन पता है तो उसकी वेलोसिटी मुझे 100% नहीं पता लग सकती, समझ रहे हो, मतलब उसमें एरर आ जाएगा, मतलब मैं एक्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा कि उसकी वेलोसिटी क्या है, ठीक है। तो ये था हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, उसमें क्या है, मेरा रिलेशन है, ठीक है। रिलेशन किसके बीच में, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और ये मेरा क्या है, अनसर्टेनिटी इन लैम्डा। याद करो डी ब्रोगली लैम्डा, ये जो डी ब्रोगली ने लैम्डा दिया था। अब हम डी ब्रोगली को और हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को क्या करेंगे, दोनों को मर्ज करेंगे तो हमें एक फॉर्मूला बनेगा, ये मिलेगा, ठीक है। तुम्हें बस ये फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। अपने नोट्स में लिख सकते हो ये फॉर्मूला, जो लिख रहे हैं साथ साथ नोट्स बना रहे हैं वो इसको बना ले, जो नहीं बना रहे वो बाद में लिख लेना, ठीक है। तो मेरा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसकी डेरिवेशन क्या होती है बेटा, वेट वाली चीज मत करना, ठीक है, क्योंकि अगर मैं एक एक के मतलब कोशिश करना, लिख सकते हो तो मेरे साथ साथ लिख लेना, नहीं तो कोई टेंशन ना लो, क्लास के बाद मिलेगा ही, ठीक है। तो क्या हो गया, ये तुम्हें क्या करना है, ये फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। इसकी डेरिवेशन तुम्हें याद नहीं करनी, ठीक है, ठीक है। तो तुम्हें ये डेरिवेशन याद नहीं करनी है, ठीक है। डेरिवेशन मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ, जिसको समझ नहीं आएगा, ठीक है, तो टेंशन ना लेना कि ये वीडियो मतलब मुझे समझ नहीं है डेरिवेशन, क्योंकि तुम्हारे काम की नहीं है, बस किसी को थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है कि भाई डेरिवेशन आई कहां से, ठीक है। तो मैं फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो, मेरा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, एच बाय 4 पाई, ये क्या होता है, हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है, ठीक है। और डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होती है, ये होती है। अब मुझे क्या करना है, किसी तरह इसको डेल्टा लैम्डा बनाना है, ठीक है, तभी ये मेरा रिलेशन आ पाएगा, ठीक है। ये मैं इसकी डेरिवेशन बता रहा हूँ, तो मुझे इसको किसी तरह डेल्टा लैम्डा बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, डेल्टा लैम्डा बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस यहाँ आ जाओ, ठीक है। तो मैं डेल्टा लैम्डा डिवाइड बाय डेल्टा पी कर दूंगा, मतलब क्या हो गया, मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम में डेरिवेटिव लेना तो सीख चुके होगे, ठीक है, मैथ्स में हो गया होगा, नहीं हुआ तो टेंशन ना लो, ये मैथ्स में होगा तो तुम्हें समझ आ जाएगा, बोल रहा हूँ डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार मैं उसको गो थ्रू करवा देता हूँ तुम्हारे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो डी लैम्डा बाय डी मोमेंटम, ठीक है। तो वो मेरा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर मैं विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम डेरिवेटिव ले रहा हूँ, तो डेरिवेटिव लूंगा तो मेरा क्या होगा, एच कांस्टेंट है, तो एच तो बाहर आ जाएगा भाई, ये तो बिल्कुल बेगुना है, उसको तो बाहर करता हूँ क्योंकि कांस्टेंट बाहर आ जाता है डेरिवेटिव में, ठीक है। उसके बाद मैं वन बाय पी का डेरिवेटिव लूंगा, ठीक है। तो याद रखना डेरिवेटिव ऑफ 1/x, ठीक है, 1/x विद रिस्पेक्ट टू डी बाई डी एक्स क्या होता है मेरा, -1/dx², ठीक है। तुमने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो टेंशन ना लेना, ठीक है, डेरिवेटिव में पढ़ते हो, ठीक है। इसका डेरिवेटिव अगर हम लेंगे तो -1/x² आता है, ठीक है। तो मेरा क्या आ जाता है, -1/x² आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यही चीज की है, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, इसका जब मैं डेरिवेटिव लिखूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, -1/p² आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम p के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और h तो कांस्टेंट था ही, तो मेरा ये क्या आ जाएगा, डेल्टा लैम्डा बाय डेल पी क्या हो जाएगा, -h/p²,
ठीक है। ये जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन बस ये बता रहा है कि मेरा लैम्डा और पी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, लैम्डा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बस वो मुझे ये बता रहा है कि जब मैं लैम्डा बढ़ाऊंगा तो पी कम हो जाएगा, पी बढ़ाऊंगा तो लैम्डा कम हो जाएगा, मतलब दोनों एक दूसरे के उल्टे चल रहे हैं, दुश्मन है। ठीक है, बस नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस ही है। ठीक है, तो मैं देखो डेल लैम्डा बाय डेल पी को नेगेटिव साइन में हटा दूंगा, क्योंकि वो तो बस मुझे ये बता रहा है कम कौन कर रहा है ज्यादा कौन हो रहा है। ठीक है, उसका और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो मैंने नेगेटिव साइन को हटा दिया क्योंकि वो मेरे मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं ला रहा। ठीक है, तो मेरी इस स्टेप के बाद ये स्टेप पर पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद मैं डी को डेल लिख सकता हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है डी और डेल में क्या फर्क होता है। जो डी होता है वो बिल्कुल छोटा चेंज बताता है, और जो डेल होता है वो थोड़ा बड़ा चेंज बताता है, बस चेंज ही बताते हैं दोनों। तो मैंने स्मॉल डी को कैपिटल डी वो डेल्टा से कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, चेंज कर लिया, कोई फर्क नहीं है। डी मेरा बहुत स्मॉल चेंज के लिए होता है और डेल्टा मेरा थोड़ा बड़े चेंज के लिए होता है। ठीक है, तो अब देखो मेरा डेल लैम्डा बाय डेल्टा पी क्या हो गया, एच बाय पी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, डेल्टा पी की वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, डेल्टा पी को मैं यहीं इधर ले जाऊंगा। ठीक है, डेल्टा पी को मैं इधर ले गया और बाकी ये पूरी टर्म्स को मैं किसके पास ले गया, डेल्टा लैम्डा के पास। ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा, डेल्टा पी क्या आ जाएगा, डेल्टा लैम्डा पी स्क्वायर बाय एच। बस तुम्हारा काम हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें डेल्टा पी को उठा के क्या कर देना है, इस इक्वेशन में डाल देना है। ठीक है, इस इक्वेशन में डालोगे तो यहां से इसकी वैल्यू उठाओगे, डेल्टा एक्स तुम्हारा है ही, डेल्टा लैम्डा आ गया, और तुम्हारी क्या पूरा इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारी ये इक्वेशन आ गई। समझ रहे हो, सब समझ गए ना। मतलब कुछ बड़ी तोप नहीं थी, बस तुम्हें मैंने एक बार बता दिया कि कैसे हमने इसकी डेरिवेशन किया, बहुत सिंपल थी। ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं हुई। ठीक है, तो अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखो, अब मैं इस पर एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ, छोटा सा न्यूमेरिकल है। ठीक है, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, उसमें ध्यान दो। ये न्यूमेरिकल मुझे क्या बता रहा है, देखो इस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, मेरा इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, ताकि तुम्हारा पूरा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अब देखो ये मेरा क्या बता रहा है, उसने मुझे बोला है, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से पढ़ो, तुमने पढ़ ही लिया होगा। एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मैंने उसको एक्सेलरेट किया, किससे, जिसपे मैंने वोल्टेज लगाई 6। ठीक है, 6 की मैंने वोल्टेज लगाई, 6 वोल्टेज लगाई, 6 वोल्ट्स की वोल्टेज लगाई एक इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, और उसकी अनसर्टेनिटी इन पोजिशन मेरी क्या आ गई, 7/12 22। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, डेल्टा एक्स। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, डेल्टा एक्स। ठीक है, और उसके बाद क्या है, मुझे क्या निकालना है, अनसर्टेनिटी इन डी ब्रोगली वेवलेंथ। मुझे निकालना क्या है, डेल्टा लैम्डा। ठीक है, तो ये तो तुम समझ गए, इसके अंदर मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो भी हम सीखे हैं। ठीक है, जो हम ये फॉर्मूला सीखे हैं उसमें क्या हो जाएगा, देखो ये मुझे पता है। ठीक है, मुझे ये निकालना। ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला जो भी हमने सीखा है वो अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे एक दिक्कत है। ठीक है, मुझे क्या डेल्टा लैम्डा निकालना है अगर, तो मुझे क्या चाहिए उसके लिए, लैम्डा चाहिए। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में मेरा लैम्डा आता है, तो मैं लैम्डा कहां से निकालूंगा, लैम्डा हम निकालेंगे जो हमने पिछली क्लास में किया था। ठीक है, तो मेरा लैम्डा क्या होता है, लैम्डा आता है मेरा अंडर रूट 150 बाय वोल्टेज। याद करो मैंने पिछले क्लास में कराया था तुम्हें, 150 बाय वोल्टेज, और इससे मेरी लैम्डा की वैल्यू क्या आती है, एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरा क्या हो जाएगा, लैम्डा निकल जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू पुट की, वोल्टेज कितने गिवन है 6, तो मेरा लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 5 एंगस्ट्रॉम। अब मेरा कुछ भी समस्या नहीं है, सब कुछ हो गया मेरे पास। क्या है, डेल्टा एक्स है, लैम्डा भी है, तो बस अब मैं इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। ठीक है, फॉर्मूले में मैं पुट करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, देखो डेल्टा एक्स की वैल्यू मैंने पुट की ये रही, लेकिन इस बात का ध्यान रखना मैं मीटर में पुट करूंगा। ठीक है, सबको मीटर में करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको भी मीटर में पुट करो, लैम्डा को भी मीटर में पुट करो, तो उसको जब हम पूरा सोल्व करते हैं तो मेरे पास डेल्टा लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन आएगी किस में, वो मीटर में आएगी, अगर तुमने मीटर में किया है। अगर तुमने यहाँ पर ही सारा एंगस्ट्रॉम में पुट किया तो एंड में वैल्यू आएगी एंगस्ट्रॉम में। तो यूनिट का तुम्हें सीख चुके होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि मेरे पास डेल्टा लैम्डा हमने कैसे कैलकुलेट किया। ठीक है बेटा, कुछ भी नहीं है, मेरा जो फॉर्मूला था ऊपर, मेरा फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एक्स। ठीक है, दोबारा देख लो, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लैम्डा क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू, जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो हम ग्रेटर देन वाला साइन हटा देते हैं, लैम्डा स्क्वायर बाय 4 पाई। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला था। ठीक है, ये मेरे को पता है, लैम्डा मुझे निकालना है, कैसे निकालूंगा, जो हमने पिछले लेक्चर में किया था। पिछले लेक्चर में हमने एक ये फॉर्मूला किया था डी ब्रोगली में, वहां से अगर मुझे वोल्टेज गिवन है तो मैं लैम्डा निकाल सकता हूँ, वो निकल गया, बस उसके बाद तो बस इसकी वैल्यू निकालनी है, कुछ भी नहीं था, मैथ्स है सिंपल। बस एक चीज ये लैम्डा निकालना सीखना था, वो तुम सीख गए।
हाँ बेटा सनवीक मिलेगा, तुम इसलिए रिकॉर्डेड लेक्चर के पीछे पड़े हुए हो क्योंकि तुम लाइव क्लास में पढ़ना नहीं चाहते हो। रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, अभी यहाँ पर तो पढ़ लो, मैं बता तो चुका हूँ मिलेगा मिलेगा मिलेगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो सिंपल था, फॉर्मूला था बेटा, वो तो जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है मुझे एडिट करके देगा तो मैं आगे भेज दूंगा। ठीक है, वो उन पर डिपेंड करता है वो कब मुझे कब दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि बोहर का मॉडल फेल क्यों हुआ था। ठीक है, बोहर का मॉडल फेल क्यों हुआ था, अब हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, फेल हो गया हमें पता है, फेल हो गया तभी हम क्वांटम के पास गए पूछने। अब बात आ रही है फेल क्यों हुआ। देखो बहुत सिंपल सी बात है, मेरी एक बात पर ध्यान देना कि अगर मुझे देखो बोहर के अकॉर्डिंग क्या था, बोहर ने ये बोला था मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है मजे से, बोला था, बताओ सही यस और नो, बताया था उसने कि चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। ठीक है, सबको पता है, उसने बोला था शेल के अंदर वो घूम रहे हैं। लेकिन अब बात आती है कि अगर मुझे, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर मुझे किसी भी पार्टिकल का पाथ पता करना है, ठीक है, अगर मुझे किसी पार्टिकल का पाथ पता करना है तो मुझे उसकी पोजीशन, ठीक है, पोजीशन और जो उसका मोमेंटम है, या मोमेंटम बोलो या वेलोसिटी बोलो, ठीक है, एक ही बात होती है, चाहे वेलोसिटी बोलो, ठीक है, या मोमेंटम बोलो, वो मुझे दोनों एग्जैक्ट पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर मुझे किसी का पाथ बताना है ना, पाथ मतलब क्या होगा, ट्राजेक्टरी, कि मतलब वो कैसे चल रहा है, ठीक है, वो पैराबोला चल रहा है या सर्कुलर मोशन कर रहा है या लीनियर मोशन कर रहा है, तो मुझे उसके लिए उसका एक्स पता होना चाहिए, एक्स मतलब पोजीशन, और उसकी वेलोसिटी भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तभी मैं उसका पाथ बता सकता हूँ। लेकिन बोहर ने क्या किया, बोहर ने बोल दिया कि मेरा इलेक्ट्रॉन तो यहाँ घूम रहा है, उन्हें मजे से बता दिया, एन शेल है, उसकी रेडियस भी बता दी, सब बता दिया। लेकिन याद करो हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने क्या बोला था, याद करो क्या बोला था, उसने ये बोला था कि मैं एट द सेम टाइम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी एक टाइम पे बता ही नहीं सकता 100%। तो अगर मैं बता ही नहीं सकता तो मैं उसकी पाथ कैसे बता सकता हूँ। सही बात है, बोहर ने तो बोला भाई वो ऐसे से घूम रहा है, एनथ शेल है, हमने रेडियस निकाल दी, वेलोसिटी निकाल दी, सब कुछ निकाल के बैठ गए। लेकिन हीजनबर्ग का तो वेल प्रूव्ड थ्योरी थी, उसने तो बता ही रखा था कि अगर मुझे किसी की भी पोजीशन पता है 100% एक्यूरेसी से, तो उसकी मुझे वेलोसिटी नहीं पता हो सकती। तो अगर मुझे वेलोसिटी और पोजीशन एक टाइम पे नहीं पता तो मैं उसका पाथ नहीं बता सकता, पाथ नहीं बता सकता तो मैं कैसे बता रहा हूँ कि वो उस ऑर्बिट में घूम रहा है। तो यहाँ पर आके बोहर का मॉडल फेल हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर सुन लो, मैंने यहाँ पर लिखा भी है, देखो अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल क्या था, इलेक्ट्रॉन क्या मूव कर रहा है फिक्स सर्कुलर पाथ में। ठीक है, सबको पता है, ठीक है, बहुत देर से हम पढ़े। ठीक है, लेकिन पाथ को हम कब डिफाइन कर सकते हैं, पाथ कैन बी डिफाइंड ओनली इफ द वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नोन। ठीक है, हमें दोनों चीजें पता होनी चाहिए एग्जैक्टली exactly, ठीक है, विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी, और हमें पता है वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की चारों तरफ जो घूम रहा है ना न्यूक्लियस के, उसकी हम एग्जैक्ट पोजीशन वगैरह नहीं बता सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम उसकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। समझ रहे हो, प्रोबेबिलिटी और एग्जैक्टनेस में फर्क होता है। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मतलब होता है कि यहाँ हो सकता है। ठीक है, बोहर ने क्या बोल दिया, मुझे इसी ऑर्बिट में ही मिलेगा, मतलब मेरा इलेक्ट्रॉन जो है, देखो इलेक्ट्रॉन उसने क्या बोला, मेरा ऐसा घूमता हुआ ही मिलेगा। लेकिन बोहर ने क्या, इसने क्या बोल दिया हीजनबर्ग ने, ठीक है, इधर दिख रहा है ना, ठीक है, बोहर ने क्या बोल दिया, वो ऐसा यहाँ घूमता हुआ दिखेगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में क्या था, एक्चुअली में ऐसा नहीं था। एक्चुअली में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, लेकिन ये बात है, बोहर ने बोला था यहाँ पर मिलने, मतलब यहीं पे घूमेगा। लेकिन हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने इसको खत्म कर दिया है। हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने क्या, बेटा यहाँ पर घूम रहा है, तुम पक्का नहीं बता सकते, तुम ये बोल सकते हो कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी का मतलब यही होता है कि मिलने के चांसेस है। ठीक है, लेकिन तुम ये नहीं बोल सकते यहीं पर ही मिलेगा। ठीक है, तो इस वजह से हमारा क्या, बोहर का मॉडल फेल हो गया था। ठीक है, समझ गए, बता दो फटाफट। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या आता है, सोमरफेल्ड का मॉडल। ठीक है, सोमरफेल्ड का मॉडल क्या था, सोमरफेल्ड का मॉडल बहुत सिंपल था, हमें ज्यादा नहीं पढ़ना उसके बारे में, वो बोहर का एक्सटेंशन था। ठीक है, मतलब उसने बोहर के मॉडल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। उसने क्या बोला, तुम्हें बोर्ड दिख रहा है ना थोड़ा सा, तो ये बता दो, बोर्ड तो दिख रहा है थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है, तो देखो इसने मुझे क्या बोला, सोमरफील्ड ने देखो क्या बोला, सोमरफील्ड ने बोला इलेक्ट्रॉन जो है ना वो जरूरी नहीं है सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उसने क्या बोला, वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर। ठीक है, मतलब क्या हो गया, उसने थोड़ा सा उसको क्या कर दिया, बस एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, बोहर ने क्या बोला, वो सर्कुलर में घूम रहा है,
सोमरफील्ड ने क्या बोला कि भाई वो एलिप्टिकल में भी घूम सकता है, ठीक है, मतलब बस उसने ये चेंज किया था, तो ज्यादा नहीं पढ़ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, सोमरफील्ड का मॉडल क्या था, एक्सटेंशन ऑफ बोर मॉडल, ठीक है, सीधी सी बात। उसके बाद उसने क्या इंट्रोड्यूस किया, एलिप्टिकल पाथ, ठीक है, उसने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन एलिप्टिकल पाथ पे मूव करता है, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। और देखो वो एक्सप्लेन क्या कर पा रहा था, फाइन लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। फाइन लाइन तो तुम्हें पता ही है, बोहर का मॉडल नहीं कर पा रहा था। फाइन लाइन का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं, ये मेरी लाइन आई थी, ठीक है, याद करो, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, ठीक, एक मिनट रुको, ठीक है। तो तुम्हारे यहाँ पर दो काम हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एक चीज की थी, बोहर ने, हमने लाइंस बनाई थी, याद करो, ठीक है, हमने स्पेक्ट्रा डिफाइन किया था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या था एक्चुअली में, अगर मैं इसको जूम करके देखूंगा ना, इस लाइन को जूम करूंगा, तो मुझे क्या दिखेगा, इस लाइन के अंदर और भी बहुत सारी लाइंस है, समझ रहे हो। अगर मैं इसको फाइन लाइन, इनको हम फाइन लाइंस बोलते हैं, मतलब एक लाइन के अंदर और लाइंस भी है, ठीक है। तो ये वाली चीज मेरा बोर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, लेकिन मेरा जो ये था, कौन सा, सोमरफील्ड का मॉडल था, वो एक्सप्लेन कर पा रहा था। एक्सप्लेन क्यों कर पा रहा था, उसमें हमें डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। बस ये समझ लो कि उसने क्या बोला कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे नहीं, वो ऐसे भी रिवॉल्व करता है, ठीक है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, जिसकी डिटेल चाहिए होती है मैं पूरी बता देता हूँ, ठीक है। इसके बारे में इतना नहीं पूछेगा, तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद अब तुम्हारी क्या आ रही है, तुम्हारी क्वांटम मैकेनिक्स आने वाली है, ठीक है। सेकंड पॉइंट बेटा है, ही इंट्रोड्यूस्ड एलिप्टिकल पाथ। मैंने अभी बताया ना कि एलिप्टिकल पाथ में मूव करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब कि सर्कुलर में नहीं, वो एलिप्टिकल में मूव करता है। सोमरफील्ड ने ये बोला था, ठीक है, सेकंड पॉइंट, ठीक है। बड़े आगे, अब वो तुम्हारे आने वाले क्वांटम मैकेनिक्स, तो अपने दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारा क्या आने वाला है, क्वांटम मैकेनिक्स, जो सबसे खतरनाक है। खतरनाक मतलब कि तुम्हारे लिए अब एक तरह लगा लो, बचपन में तुमने एबीसीडी सीखी थी ना, तो अब तुम एबीसीडी स्टार्ट करने वाले हो क्वांटम मैकेनिक्स की, ठीक है। तो दिल थाम के बैठ जाओ, बहुत मजेदार टॉपिक आने वाला, बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन होता है, तो हम कोशिश करेंगे उसको। बेटा फाइन लाइंस का मतलब बस ये है कि मेरी जो एक लाइन होती है, अगर मैं उसको ज्यादा जूम करूंगा ना, ज्यादा जूम करके देखूंगा, तो उसके अंदर मुझे दिखेगा कि वो लाइन के अंदर भी बहुत सारी लाइंस है। समझ रहे हो, फाइन लाइंस का मतलब ये है। बोहर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। समझ गए योगेश, ठीक है योगेश, ठीक है। अब आते हैं हम क्वांटम मैकेनिक्स पे, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स पे आते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स की बात क्या आती है, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स हमें क्यों इंट्रोड्यूस करनी पड़ी, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन ही माइंड में आना चाहिए, भाई हम इतने मजे से क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है। क्या हो गया, दिख नहीं रही क्या स्क्रीन, दिख रही है ना, ठीक है। तो देखो बात आती है कि हम इतने मजे से पढ़ रहे थे अभी तक, उनको क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत क्या पड़ गई, जरूरत ये पड़ी, ठीक है। जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी, क्लासिकल मैकेनिक्स मतलब क्या होगा, तुम सोच रहे हो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होता है, हमें सुना नहीं। क्लासिकल मैकेनिक्स वो है जो हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं ना, वो सारी क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज है, ठीक है। मतलब पूरी जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो न्यूटन लॉ पर ही बेस्ड है, ठीक है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या थी, वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे तो अच्छे से लग पा रही थी, ठीक है, लेकिन वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे नहीं लग पा रही थी। क्यों नहीं लग पा रही थी, ध्यान से सुनो। क्योंकि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल क्या होते हैं, हम क्या मान के चलते हैं, पार्टिकल है, क्योंकि हमें पता है उसकी जो लैम्डा होता है वो तो बहुत छोटा होता है, उसका तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हम बंदे जब चल रहे होते हैं हमें हमारी वेव दिख रही होती है, कोई नहीं दिख रही होती, ठीक है। तो क्या हो गया कि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल में तो बहुत मजेदार लग रहा था हमारे क्लासिकल, लेकिन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में क्या दिक्कत आ गई कि वहां पर उसका ड्यूअल नेचर होता है। याद करो, पार्टिकल भी वेव नेचर भी, ठीक है, दोनों नेचर साथ साथ चलते हैं। तो वहां पर क्या आ जाता है, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है, ठीक है। क्योंकि हम जब मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पढ़ते हैं वहां पर दिक्कत नहीं होती, वहां पर तो पता है हम पार्टिकल नेचर है, ठीक है। छोटी लग रही है स्क्रीन, लो अब, ठीक है। अब ठीक है, बेटा वो साइड में तुम्हें लग रहा है ना वो कटा पड़ा है, वो तुम्हें मतलब फोटो ही ऐसी है, टेंशन ना लो, ठीक है। तुम्हें लग रहा हो कि मुझे साइड का नहीं दिख रहा, ठीक है। ये बस नीड लिखा हुआ है, क्लासिकल लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स बस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे लग पा रही थी, ठीक है। वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के बारे में कुछ भी नहीं बता पा रही थी, ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या, बेटा यहाँ क्लासिकल लिखा, क्लासिकल मैकेनिक्स कुड ओनली एक्सप्लेन मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। लो, क्वांटम मैकेनिक्स की बात क्या आती है, नीड क्या आती है उसकी,
यही थी कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो नहीं बता पा रही थी, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में, ठीक है, क्योंकि वो मानता ही नहीं था। मैं जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी उसके अंदर कुछ यही नहीं था कि वो हम मान के चलते थे या पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर, फिर पता चला ड्यूअल नेचर है, और ड्यूअल नेचर पर तो हमारा जो न्यूटन्स लॉ है वो एप्लीकेबल ही नहीं होते, ठीक है। तो ये क्या बन गया, क्लासिकल मैकेनिक्स वाज एबल टू, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स वाज एबल टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक बॉडीज, but it was not able to explain the motion of microscopic particles. Microscopic particles कौन होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गए, मोलिक्यूल्स हो गए, एटम्स हो गए, ठीक है, क्योंकि इट ऑल डू नॉट अकाउंट फॉर द ड्यूअल नेचर, क्योंकि जो क्लासिकल मैकेनिक्स होती है वो ड्यूअल नेचर के बारे में कभी उन्हें सोचा ही नहीं था, ठीक है। तो अ न्यू ब्रांच वाज इंट्रोड्यूस्ड, और उस न्यू ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स। बेटा ड्यूअल नेचर क्या है बेटा, वेव नेचर भी दिखाना और पार्टिकल नेचर भी दिखाना, ठीक है, वो होता है ड्यूअल नेचर। बेटा क्लासिकल मैकेनिक्स का मतलब है जो अभी तक हम पढ़ रहे थे ना, सारा जितना भी अभी तक हमने पढ़ा वो क्लासिकल मैकेनिक्स थे, ठीक है, इतना समझ लो, अभी तक जितना हमने पढ़ा वो क्लासिकल मैकेनिक्स थे, ठीक है। मतलब जो तुम याद करो, तुम न्यूटन के 3 लॉ पढ़ते हो वो सारे क्लासिकल मैकेनिक्स के बेस्ड है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर तुम्हें धक्का लग सकता है तो अपने दिल को बचा लेना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा उटपटांग चीज आने वाली है अब, ठीक है। तो आइए देखते हैं उटपटांग चीज क्या है, थोड़े अजीब अजीब सी शक्लों वाली चीजें आएंगी अब, ठीक है, उस पर ध्यान देना। स्ट्रोरेंजर वेव इक्वेशन, बेटा क्लासिकल और क्वांटम में यही फर्क है। क्लासिकल क्या थी, वो बिल्कुल बेस्ड थी कि एक मेरा नेचर होता है, ठीक है, और वो ना ही डी ब्रोगली ना ही हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करती थी, ठीक है। मतलब ये लगा लो बोहर तक जो हमने पढ़ा ना वो सारी क्लासिकल थी, उसके बाद जो डी ब्रोगली आया, डी ब्रोगली और मेरे हीजनबर्ग क्या थे, वो ब्रिज थे। ब्रिज मतलब क्या हो गया, वो मेरी क्लासिकल, ये मेरी क्लासिकल होगी, ठीक है, ये मेरी क्या हो गई, क्वांटम, ठीक है। ये दोनों मेरे क्या है, ये मेरा डी ब्रोगली, ये मेरा हीजनबर्ग, ये दोनों मेरे ब्रिज है। ब्रिज मतलब उन्होंने क्लासिकल और क्वांटम को मिक्स किया, मतलब उन दोनों को ब्रिज की तरह एक्ट किया, दोनों को मिलाया, ठीक है। बेटा नीड इसलिए कैसे पड़ी, क्योंकि भाई वो कुछ जवाब ही नहीं दे पा रही थी, बोहर का मॉडल तो खराब हो चुका था, अब हमें उसको समझना तो था कि इलेक्ट्रॉन अंदर कैसे रहता है, तो उसके लिए अब हमें क्वांटम मैकेनिक्स पे आना पड़ा, ठीक है। तो अब सुनो, इधर देखो, अब मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अब जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं ध्यान से सुन लो, इसके बारे में कोई भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, रीजन बता देता हूँ। मुझे अच्छा लगता है तुम क्वेश्चन पूछो, लेकिन समझ लो जब तुम बचपन में थे, जब तुमने एबीसीडी पढ़ी थी, ठीक है, तुमने कभी बोला कि हमने इसको ए क्यों बोला, उसको बी क्यों बोला, क्योंकि हमें पता था वो हम बेसिक सीख रहे हैं। उन्होंने बोला इसको ए बोलते हैं, तुमने माना, इसको बी बोलते हैं, इसको सी, इसको डी, ठीक है। तो ये समझ लो तुम्हारी एबीसीडी स्टार्ट हो रही है, तो तुम अगर ये चीज समझोगे उसके बाद ही आगे क्वांटम समझ पाओगे, ठीक है। तो ये मत सोच बोलना कि सर ये इक्वेशन कहां से आई, क्यों आई, ठीक है, ये बात समझ रहे हो ना। तुम्हें बचपन में ये नहीं पता था ए क्यों बोल रहे हैं, कभी बोला तुमने ये ए क्यों है, मैम मम्मा ए क्यों है, मैम ए क्यों है, ये बी क्यों है, ठीक है। तो तुम्हारी एबीसीडी स्टार्ट हो रही है। जितना इसमें डीप सोचोगे, हिमांशु बेटा मैं डरा इसलिए नहीं रहा, ठीक है, बच्चों से इससे डर जाते हैं। डर पता क्यों जाते हैं, मैं बताता हूँ, क्योंकि उसमें डीप सोचने लग जाते हैं। डीप क्यों सोचते हैं, क्योंकि वो उसको ना क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेट करने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसको क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेट मत करना, ठीक है, सबसे पहली बात। उसको ये मत सोचना कि मैं इमेजिन कर लूंगा, ठीक है। जो बच्चा इमेजिन करने लगेगा इसके अंदर अभी अभी के टाइम पे, क्योंकि अभी तुमने एबीसीडी नहीं सीखी, तो फिर एबीसीडी सीखे बिना तुम इसको इमेजिन करते हो, तुम उसको दोबारा से क्लासिकली इमेजिन करने लग जाते हो, तो वहां गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो जितना मैं बताऊंगा उसको तुम समझना, ठीक है, अच्छे से समझना, समझना है बताना, लेकिन उसमें डीप मत समझना, ठीक है। बस अब मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन दे दी इसके बारे में, डरने वाली बात नहीं है, बस इसमें ज्यादा डीप मत सोचना, तुम्हारा फायदा रहेगा, ठीक है। ये बस इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब बात आती है स्ट्रोरेंजर वेव इक्वेशन, ठीक है। तो स्ट्रोरेंजर वेव इक्वेशन क्या आती, आइए देखते हैं। ये कुछ भी नहीं है, याद करो, अभी तक तुम मैथ्स में बचपन से कितनी इक्वेशंस पढ़ते हो, याद है y इक्वल टू mx पढ़ते हो, ये सारी क्या होती है, इक्वेशन होती है, यही होती है, और कुछ भी नहीं होता। वैसे ही इलेक्ट्रॉन का जो मतलब इलेक्ट्रॉन भी तो एक वेव की तरह चल रहा है, तुम्हें पता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का वेव होता है नेचर, ठीक है। तो उसका भी नेचर जो होता है, जैसे हम साइन एक्स की वेव बताते हैं, ठीक है, ये साइन एक्स ये हमारी वेव है, ठीक है, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो भी एक तरह से बस क्या इलेक्ट्रॉन के लिए एक वेव है, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, इट इज बेस्ड ऑन वेव मोशन एसोसिएटेड विद द पार्टिकल, समझ रहे हो। मतलब बस कुछ भी नहीं है, ये मुझे इलेक्ट्रॉन जो वेव मोशन शो कर रहा है उसका बस मुझे बता रही है। जैसे याद करो हम y इक्वल टू mx बनाते हैं, ठीक है, या मैं कोई भी कर्व बनाता हूँ, ठीक है, ऐसे मैं कर्व बनाता हूँ, तो हम क्या बोलते हैं, ये मेरा क्या हो गया, ये साइन एक्स का कर्व है, ऐसे बोलते हैं ना, याद करो तुमने पढ़ा होगा साइन एक्स का कर्व कैसा होता है मेरा, ऐसा होता है,
ठीक है। तो मैं क्या बोल देता हूँ, इसकी इक्वेशन क्या हो गई, y इज इक्वल टू क्या बोल देते हैं हम, साइन एक्स, यही इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही एक मेरी इक्वेशन है, ठीक है, ये मेरा क्या इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के बारे में बताती है, मतलब इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर को डिफाइन करती है, ठीक है, उसके लिए एक इक्वेशन होती है, ठीक है। अभी समझाऊंगा इक्वेशन में हर एक टर्म क्या होती है, सब बताऊंगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान दो, इट इज बेस्ड ऑन वेव मोशन, ठीक है, एसोसिएटेड विद द पार्टिकल। ये क्या वेव मोशन के ऊपर जो मतलब एक पार्टिकल का वेव नेचर है उसके बारे में बताती है, ठीक है। अगली बात, फॉर द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3D, 3D में घूम रहा है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन, ऐसा तो यानी 2D पे पेज पे घूम रहा है, ठीक है। अराउंड द न्यूक्लियस एन इक्वेशन वाज गिवन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। ये स्ट्रोडिंगर हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये इक्वेशन दी थी। ये इक्वेशन हमें क्या बताती है, ये इक्वेशन हमें इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के बारे में बताती है, ठीक है, वो कैसे मूव कर रहा है पूरे न्यूक्लियस के अराउंड, उसके बारे में बताती है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, कुछ डरना नहीं है, एक इक्वेशन की तरह इसको ट्रीट करना है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को कैसे बोलते हैं, डी स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर साई, साई बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, साई, SAI बोल सकते हो, ठीक है, साई, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस डी स्क्वायर साई बाई डी वाई स्क्वायर, प्लस डी स्क्वायर साई बाई डी जेड स्क्वायर, प्लस डी पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0, और ये नीचे मेरे के एच स्क्वायर, ठीक है। हाँ बेटा साई बाबा, ठीक है, साई बाबा की जय, प्रणाम करो, ठीक है। ये इक्वेशन है, फॉर्मूला नहीं है बेटा, कोई इसको फॉर्मूला नहीं बोला है, इक्वेशन है, ठीक है, इसको इक्वेशन बोलो, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। तुम्हें याद होनी चाहिए, तुम्हारी एनसीईआरटी में भी होगी, ठीक है, तो ये तुम्हारे पेपर में आ सकते हैं, तुम्हें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इक्वेशन दोबारा बोल रहा हूँ, डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस डी, फिर प्लस पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर 8 आएगा, ये जिसने भी लिखा है यहाँ 8 आएगा, ये 8 है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की इक्वेशन है, बताया तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं, उस जैसे y इक्वल टू साइन एक्स पढ़ते हैं, ठीक है, y इक्वल टू साइन एक्स क्या होती है, इक्वेशन होती है, वैसे ये इलेक्ट्रॉन की इक्वेशन है, ये मेरी इक्वेशन किसकी होती है, स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। तो वैसे ये मेरी इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड उसकी इक्वेशन है, ठीक है। अब सारे सिंबल्स का मतलब समझते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है ना। अब बात आती है इन सारे सिंबल्स का मतलब क्या है, बेटा इसको 8 कर लेना, ठीक है। यहाँ पर जिसने भी बनाए नोट्स तो यहाँ पर 8 आएगा, ठीक है, ये डी नहीं है 8 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक्स वाई जेड क्या कोऑर्डिनेट्स है, हमें पता है कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई जेड, तो ज्यादा नहीं बोलूंगा इसके बारे में, ठीक है। ये मेरा साई क्या है, साई को हम वेव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। फंक्शन है, तुम्हें पता है फंक्शन क्या होता है, मैथ्स में तुम पढ़ते रहते हो, ये फंक्शन है, वो फंक्शन है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, z इज अ फंक्शन ऑफ y, तो ये भी एक फंक्शन है, ठीक है, जो कि मेरा किस पे डिपेंड कर रहा है, x y z, क्योंकि देखो ये मेरा फंक्शन है, उसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं हमेशा फंक्शन का ही डेरिवेटिव लेता हूँ ना, ठीक है। तो E क्या है मेरा, E मेरा टोटल एनर्जी, ठीक है, V क्या है मेरा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, M क्या है मेरा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और H क्या है मेरा प्लैंक्स कांस्टेंट, सिंपल था, कुछ ऐसा नहीं था इसके अंदर, बस ये साई तुम्हारे लिए डिफरेंट था, ठीक है। बाकी सब तो E क्या है मेरा टोटल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी, ये मास, ये प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। अब बात आती है, इतना समझ गए, ज्यादा इस पर मैं डीप में नहीं जाऊंगा, कुछ भी नहीं है, ये तुम्हें बताइए। सनविज बेटा फिर पूछ रहे वेव फंक्शन मतलब, मैं वही तो बताया, जैसे एक फंक्शन होता है वैसे ये भी एक तरह से फंक्शन है, जैसे तुम y इक्वल टू mx बोलते हो तो साई भी एक तरह का फंक्शन है, याद है तुम क्या बोलते हो, y इज अ फंक्शन ऑफ x, याद करो, ऐसे हम लिख देते हैं कई बार, y इज अ फंक्शन ऑफ x, याद है, लिखते हैं ना। तो x क्या होता है मेरा, यहाँ पर हम क्या बोल देते हैं, ये फंक्शन है मेरा, जो y जिस पर डिपेंड कर रहा है, वही चीज है बेटा, h की वैल्यू वही प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वही वैल्यू है जो हमेशा से होती है, बदलती नहीं है। कांस्टेंट का मतलब ये होता है जिसकी वैल्यू फिक्स हो जाए, साई है बेटा साई, ठीक है। अब बात आती है कि इस इक्वेशन की एक और फॉर्म होती है, हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान दो इधर, कोऑर्डिनेट्स मतलब बेटा एक्स वाई जेड, कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, जो यहाँ पर हम जिसके कोरस्पॉन्डिंग हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, किसी की पोजीशन बताते हैं वो कोऑर्डिनेट्स ही तो होते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे, ठीक है, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है उस इक्वेशन की, ठीक है। तुम्हारे अगर पेपर में आ जाए स्ट्रोडिंगर इक्वेशन लिखनी है तो तुम ऊपर वाली लिखोगे, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें कोई पूछ ले कि इसको भी ये क्या है तो तुम इसको भी क्या बोलोगे, स्ट्रोडिंगर इक्वेशन। बेटा इसको न्यूमेरिकल्स में यूज नहीं करना, तुम भूल जाओ, न्यूमेरिकल तो तुम लगा लो कि 4-5 साल तक नहीं करोगे उसके रिलेटेड, ठीक है। बस ये समझ लो कि इक्वेशन होती है, उसकी एक शॉर्ट फॉर्म होती है, ठीक है, इस इक्वेशन की अनदर फॉर्म बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म नहीं अनदर फॉर्म,
इसको हम क्या बोलते हैं, एच ऑपरेटर। ठीक है, जब मेरे किसी के ऊपर टोपी डल जाती है ना, किसी के ऊपर टोपी डाल दो, ठीक है, उसको हम ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है बेटा, न्यूमेरिकल्स नहीं करते इस इक्वेशन से, तुम नहीं कर सकते अभी, अभी उसके लिए बहुत छोटे हो अभी तुम। ठीक है, अभी तुम एबीसीडी सीख रहे हो, बस तुम्हें इक्वेशन को पहचानना है। ठीक है, ऑपरेटर का मतलब भी तुम्हें नहीं जानना। ठीक है, ऑपरेटर का मतलब भी नहीं जानना। ऑपरेटर का मतलब बस ये लगा लो कि इसके अंदर हम एक यूज करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, किसी के ऊपर अगर टोपी आ जाती है उसको ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही करो। ठीक है, क्योंकि तुम वरना कंफ्यूज होते जाओगे, तुम्हारे अभी काम का नहीं है। बस ये समझ लो कि ये जो एच है ना, मेरे एच के ऊपर टोपी, ठीक है, किसी के ऊपर टोपी पहना दो तो उसको ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, कैप नहीं बोलेंगे, ऑपरेटर। तो इसका नाम क्या होता है, एच ऑपरेटर का नाम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, हैमिल्टोनियन। ठीक है, एच ए हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। नोट्स तो भेज दूंगा, ठीक है, दोनों भेज दूंगा, जिसमें तुम्हें साफ लगे तो वो वाला कर लेना। ठीक है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है। ठीक है, एम एच ऑपरेटर इंटू साई इज इक्वल टू ई इंटू साई। ठीक है बेटा, ये भी इक्वेशन याद रखनी है। ठीक है, पहले वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम्हें ये भी पता होनी चाहिए। ठीक है मयंक, बहुत हो गया, अब थोड़ा सीरियस हो जाओ। ठीक है बेटा, हिमांशु फिजिक्स का फिजिक्स में पूछना। ठीक है, अभी हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, इधर ध्यान दो। अब बात आती है, तुम्हें पता है ई तो मेरे नॉर्मल एनर्जी है जो भी तक हम निकालते आ रहे थे, याद है ना। हैमिल्टोनियन बेटा नाम है, तुम्हारा नाम निशांत है, तुम्हारे नाम का मतलब क्या है, ऐसा कभी मैंने तुमसे पूछा है? तो हैमिल्टोनियन एक नाम है बस। ठीक है, तो मैं वही बोल रहा हूँ, तुम ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन ना पूछो कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, वो उसका नाम है बस। ठीक है, तो इधर देखो, तुम्हें पता है अभी तक, क्या पता है तुम्हें, ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब होता है एनर्जी, तुम अभी तक निकालते हुए आ रहे हो। ठीक है बेटा, दोनों वेव फंक्शन एक ही चल रहा है, ये साई एक ही चल रहा है, साई कभी नहीं बदलेगा ये। ठीक है, तो एक बात का ध्यान दो, बताओ मुझे, अभी तक हम जो एनर्जी निकालते थे वो क्या होता था, क्वांटाइज्ड होती थी। ठीक है, तो ये भी एनर्जी वही एनर्जी है जो क्वांटाइज्ड है। ठीक है, फर्क नहीं आया, एनर्जी तो क्वांटाइज्ड ही रहती है हमेशा। ठीक है, जो उसने बता दिया था, किसने बताया था क्वांटाइज्ड, हमें प्लैंक्स ने बताया था। ठीक है, तो वो क्वांटाइज्ड एनर्जी है अभी भी। ठीक है, तो क्या हो गया, जो ये वैल्यू ऑफ ई है ना, वो रिप्रेजेंट क्या करता है, क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये तुम्हें पता ही है, वो चीज नहीं बदली। ठीक है, क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी विच एन इलेक्ट्रॉन कैन हैव, ये तो सिंपल सी बात है, तुम्हें पता ही है, ये तो बस लिख लेना, नोट्स में बना लेना। ठीक है, वो बस ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो ई होता है वो हमेशा क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है। ठीक है, और देखो एक बात बताओ, ये मेरी एनर्जी लेवल थी, ये मेरी एनर्जी लेवल, ये मेरी एनर्जी लेवल, ये मेरी एनर्जी लेवल, ये मेरी एनर्जी लेवल। ठीक है, एनर्जी लेवल मैंने बना दी। ठीक है, बहुत सारी, इसके एनर्जी अलग होती थी, याद है, इसकी एनर्जी अलग होती थी, इसकी अलग होती थी, याद है ना, एक की -13.6 होगी, एक की -3.4 होगी, सबकी अलग अलग होती थी। तो सबकी एनर्जी अलग अलग है। ठीक है, लेकिन फिक्स है, ये तो तुम्हें पता था, एनर्जी फिक्स, और हर एक एनर्जी से रिलेटेड एक मेरा वेव फंक्शन होगा। ठीक है, समझ रहे हो, मतलब बस इतना सा, ज्यादा डीप में नहीं जाना। मैं क्या बोल रहा हूं, देखो, तुम्हारी डिमांड ही नहीं दे, देखो इधर देखो, मैं यहाँ एनर्जी बनाता था। ठीक है, मैं क्या बोलता था, इसके अलावा एक एनर्जी है, इसके लॉन्ग भी एक एनर्जी है, इसके लॉन्ग भी, इसके लॉन्ग भी, यही करता था मैं। ठीक है, ये मेरी अलग अलग एनर्जीज है, तो हर एक एनर्जी के अलोंग मेरा एक वेव फंक्शन होगा। ठीक है, जो कि उसी के लिए वेव फंक्शन बताएगा वो। ठीक है, मतलब क्या हो गया, जो E1 है ना, उसके एसोसिएटेड एक वेव फंक्शन होगा। ठीक है, जिसका नाम साई होगा। ठीक है, इसका नाम साई 1 होगा, इसका नाम साई 2 होगा, इसका नाम साई 3 होगा, इसका नाम साई 4 होगा। मतलब क्या हो गया, हर एक एनर्जी से रिलेटेड मेरा एक वेव फंक्शन होगा। ठीक है, बस इसको ज्यादा डीप में मत सोचना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो हर एक एनर्जी से रिलेटेड मेरा एक एनर्जी है, उसी को हमने क्या बोला, वेव फंक्शन। ठीक है, बस ज्यादा डीप में नहीं सोचना, मैंने बता दिया, सुनो और कान से निकाल दो। ठीक है, बस समझने वाली बात है, पेपर में कोई नहीं पूछने वाला। ठीक है, अब अगली बात क्या आती है, सिग्निफिकेंस क्या। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है हमारे वेव फंक्शन का, आइए सिग्निफिकेंस समझते हैं। एक और बार बता देता हूँ। ठीक है, अब मजेदार बात आने वाली है। मजेदार बात क्या है मेरी, जो मैं इतनी देर साई साई कर रहा हूँ ना, साई साई साई, ठीक है, उस साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। फिजिकल सिग्निफिकेंस मतलब क्या हो गया, कि वो मुझे कुछ हेल्प नहीं कर रहा। ठीक है, सुनो, ये जो मेरा साई है ना, साई उसका कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन जो मेरा साई स्क्वायर है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आ जाता है। समझ रहे हो, मतलब ये अकेला कुछ काम का नहीं है, लेकिन अगर मैं उसका स्क्वायर कर देता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत काम का है। ये साई स्क्वायर मुझे क्या बताता है,
साई स्क्वायर मुझे बताता है कि मेरे न्यूक्लियस, ये मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड मेरा जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी वहां पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, समझ रहे हो। मेरा जो साई था वो कुछ भी नहीं बता रहा, निकम्मा है, ठीक है, लेकिन अगर मैं उसका स्क्वायर कर देता हूँ तो मुझे क्या बताता है, वो मुझे इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी बताता है न्यूक्लियस के अराउंड पाए जाने की, समझ रहे हो, समझ गए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा जो साई है, साई हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है, लेकिन जो साई का स्क्वायर है, अगर दो साई मिलके स्क्वायर हो जाए तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं दुनिया में, ठीक है, तो उनका काम क्या है, वो मुझे क्या बताता है, गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, वो मुझे क्या प्रोबेबिलिटी बताता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ध्यान दो इधर, ठीक है, ध्यान दो इधर, ध्यान देना, बहुत मजेदार चीज बताऊंगा। तुम्हारे पास मान लो एक सोनी का बहुत ही बढ़िया कैमरा है, ठीक है, जो कि एटम को भी देख सकता है, ठीक है, मान लो, हो नहीं सकता, ठीक है, इतना उनके पास जूम नहीं हो सकता, मान लो, ठीक है, तुमने एक सोनी का कैमरा लिया बहुत बढ़िया सा, तुमने क्या, तुम हाइड्रोजन के एटम को देख रहे हो, दिख रहा है ना सामने, ये मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये मेरा न्यूक्लियस है, दिख रहा है ना, बता दो, ठीक है, तो ये मेरा क्या न्यूक्लियस है। अब मैंने क्या, तुम्हें पता है हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, पता है ना सबको, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो मान लो मैंने जब उसकी सबसे पहले फोटो खींची ना, मुझे इलेक्ट्रॉन यहाँ मिला, ठीक है, ये मेरा जो डॉट लगाई है ना, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, ठीक, ये मेरा क्या इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, याद है तुम्हारे फोन में एक ऑप्शन होता है बर्स्ट शूट का, याद करो, जिसके अंदर हम क्या कॉन्टिन्यूस बहुत सारे फोटो ले सकते हैं, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने उसकी एक और फोटो ली, ठीक है, एक और फोटो ली, उसमें मुझे कैसा दिखा, देखो उसमें मुझे कैसा दिखा, उसमें मुझे इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा, ठीक है, ये रहा मेरा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो घूम ही रहा है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने उसकी कॉन्टिन्यूस शॉट्स लेता गया, ठीक है, फोटो पे फोटो, फोटो पे फोटो, मतलब सैकड़ों हजारों फोटो लेता गया, ठीक है, तो मुझे कैसा फिगर मिलेगा, मुझे ऐसा मिलेगा कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाएगा, ठीक है, मैं कॉन्टिन्यूस फोटो लेता जा रहा हूँ, एक बार मैं फोटो ले रहा हूँ उसमें मुझे यहाँ दिख रहा है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, मतलब मुझे ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। मैं बर्स्ट शूट कर रहा हूँ बस, और कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है, बर्स्ट शूट ले रहा हूँ, मेरे को क्या ऐसा दिख गया, ठीक है, जब मैंने सैकड़ों फोटोज ली तो मुझे ऐसा दिख गया, तो मुझे क्या पता चला, मुझे ये पता चला, देखो अगर बोर के हिसाब से चलता मैं, तो बोर के हिसाब से तो क्या होना चाहिए था, मैं इलेक्ट्रॉन बस यहाँ पर मिलता, इसके मतलब सर्कल के ऊपर चल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली मुझे कैसा मिला, ऐसा, समझ रहे हो ना, कितनी बढ़िया चीज है। उसने क्या बोला कि मुझे इलेक्ट्रॉन बस यहीं घूमेगा इसी के ऊपर, लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन तो बस न्यूक्लियस के बाहर हर जगह घूम ही जा रहा है, ठीक है। और अगर अब मैंने उसका क्या, एक तरह से अगर मैं उसको फिक्स पाथ नहीं, मतलब उसकी पोजीशन ही फिक्स नहीं है, मतलब वो कभी भी कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है, तो मुझे कैसा पता चला, अगर मैं इसको एक वो मतलब शक्ल देना चाहूँ, शक्ल तो देनी पड़ेगी, अगर मैं इसको शक्ल देना चाहूँ तो मैं इसकी शक्ल कैसे दे सकता हूँ, मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, ऐसा बना सकता हूँ, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, अब मेरा इलेक्ट्रॉन इस सॉलिड, मैं स्फीयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब एक तरह से लगा लो मैं सर्कल से स्फीयर पे आ गया, ठीक है, अब मैं स्फीयर की बात कर रहा हूँ और 3D होता है वो, ठीक है, मतलब क्या होगा, इस स्फीयर के अंदर मेरा इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी पाया जा सकता है, दिख रहा है तुम्हें, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी। अब मुझे क्या पता चलेगा, अगर मुझे बताना है इलेक्ट्रॉन मेरा कहाँ है, तो मैं क्या बता दूंगा, इस स्फीयर के अंदर कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है, मतलब वो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, तो इसी को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, यही तो होता है, तो मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो मैंने इसका एक सर्कल बना दिया, ठीक है, मतलब मेरा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कहीं भी हो सकता है, बात समझे, बहुत बारीकी से समझाई है मैंने, बात समझ गए ना। हाँ बेटा, वो थोड़ा सा गलत हो गया, आगे हम पता भी करेंगे कि थोड़ा उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर नोट में यही चीज बना रखी है, ठीक है, समझ रहे हो जो भी मैंने बोर्ड पर समझाई है, अब मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, ठीक है। फिर मैंने इसको क्या बना दिया, और सुनो, ये जो मैंने ये बनाया ना, ये बनाया, ये जो मैंने सर्कल बनाया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल, ठीक है, इसी को मैं क्या बोलता हूँ, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल वो स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, संभावना मतलब प्रोबेबिलिटी, वो कितनी है, 90 to 95% बोलते हैं, ठीक है, जनरली, क्योंकि तुम्हें भी पता है 100% तो हो नहीं सकता, अगर 100% हो गया भाई, फिर तो, अगर मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि इसके अंदर है, हो सकता है एक आधी बार वो यहाँ भी गया, ठीक है, तो मैं 95 से 90 के बीच में बोल सकता हूँ, ठीक है, और उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल, समझ रहे हो। ऑर्बिटल क्या हो गया मेरा, द रीजन, समझो, द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज हाई, या हाई बोल लो या मैक्सिमम बोल लो, और वो कितनी होती है, मैक्सिमम, मतलब कि 90 to 95% प्रोबेबिलिटी है कि मुझे इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर मिलेगा, ठीक है, 100% तो मैं बोल नहीं सकता, सीधी सी बात है, क्योंकि एक आधी बार क्या आपका वो थोड़ी और दूर गया हो, ठीक है, तो इसका मतलब यही हो गया, मैक्सिमम मतलब 95 से 90%, ठीक है, इसके बीच में ही होती है,
बस मैक्सिमम में अपने आप आ जाता है कि वो कितने होगा, वो अपने आप सोचेगा एग्जाम में। ठीक है, तुम्हारे सीबीएसई में आता रहता है व्हाट इज ऑर्बिटल, तो तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, इतना समझ गए, क्लियर हो गया बिल्कुल ए टू जेड। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है, ठीक है, हमारे स्ट्रोडिंगर वेव इक्वेशन के, उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा समझेंगे, समझ आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ज्यादा मत सोचना। ठीक है, वही बात है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ऐसे भी समझा रहा हूँ, वहां पे भी समझा रहा हूँ, हर जगह। ठीक है, तो बात आती है इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है। पहला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन कैन हैव ओनली क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, तो मैंने तुम्हें बता ही दिया। ठीक है, नोट्स में लिख लेना बस, तुमसे कोई एग्जाम तुम्हारे से सीबीएसई में नहीं पूछेगा ये फीचर्स क्या थे। ठीक है, बस समझना आना चाहिए। ठीक है, मतलब कि हमें ये पॉइंट समझ आ रहा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि हमेशा क्वांटाइज्ड वैल्यू होती है एनर्जी, ये तुम्हें पता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, क्वांटाइज्ड वैल्यू हो गया। उसके बाद मेरा क्या है, देखो, साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी बताता है, ये भी तुम्हें पता है, तो सेकंड पॉइंट भी तुम्हारा हो गया। ठीक है, पहले दो पॉइंट तो हम पढ़ चुके हैं, तो दोबारा नहीं बताऊंगा। ठीक है, बताओ क्लियर और नोट, दो पॉइंट तो ना बताऊं, दोबारा पढ़ चुके हैं अभी हम। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, हम क्या, वी कैन प्रिडिक्ट द रीजन एट ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब क्या हो गया, अभी मैं तुम्हें क्या बताया था, जो मेरा साई स्क्वायर था वो मुझे क्या बता रहा था, प्रोबेबिलिटी बता रहा था। ठीक है, और एक बात बताओ, साई स्क्वायर मैं प्रोबेबिलिटी बता रहा था, और ये जो मैंने बनाया ऑर्बिटल, वो भी मेरा एक तरह साई की हेल्प से ही आया। ठीक है, अगर मैं साई ना बनाता तो मैं ऑर्बिटल कैसे बनाता। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया कि ये जो मेरा साई है ना, बेसिक तो मतलब एक तरह से बेसिक तुम्हारा साई है ना, साई का स्क्वायर कर देते हैं वो अलग बात है। तो ये मेरा जो साई है ना, ये अपने आप में ये मतलब ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, समझ रहे हो, मतलब थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करो कि हमारा ये आया कहाँ से, ये सब हमारा, ये तो अभी मैंने बना के दिखाया, तुम ऐसा तो है नहीं फोटो खींच सकते हो, ये मुझे सब कुछ बताना है, मैं हेल्प कौन कर रहा है, मेरा साई ही हेल्प करता है। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, वी कैन प्रिडिक्ट द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस बाय फाइंडिंग, मतलब मैं साइज स्क्वायर अगर निकाल लूंगा तो मैं प्रोबेबिलिटी निकाल लूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें बताया था साइज स्क्वायर ही प्रोबेबिलिटी बताता है। ठीक है, और जो दिस स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड ऑर्बिटल, ये भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ, इसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बताते बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, जो वेव फंक्शन है ना, वेव फंक्शन को हम ऑर्बिटल वेव फंक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि वही बात है, जो हमारा ऑर्बिटल है वही तो वेव फंक्शन, मतलब उसी ने तो हमें वेव फंक्शन दिया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इस वेव फंक्शन को मैं ऑर्बिटल वेव फंक्शन भी बोल सकता हूँ, या मैं इसको सिंपली एटॉमिक ऑर्बिटल भी बोल सकता हूँ। ठीक है, मतलब बस एक तरह से लगा लो कि हम लिंक करते हुए चल रहे हैं बातों को। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, ऑर्बिटल वेव फंक्शन, या मैं साई को क्या बोल सकता हूँ, एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, इसको हम दो तीन और नाम आ गए। ठीक है, अब अगली बात क्या आती है, मैंने तुम्हें ये बात भी बता दी है कि इलेक्ट्रॉन जो मेरी एनर्जी आती है ये बहुत सारी होती है। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारे वेव फंक्शन भी हो सकते हैं, तो मैं सारी बातें समझा चुका हूँ, सिंस द इलेक्ट्रॉन कैन हैव मेनी वेव फंक्शन। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन के बहुत सारे वेव फंक्शन हो सकते थे, अभी मैंने तुम्हें बताया था, इसका मतलब क्या हो गया, उसके बहुत सारे ऑर्बिटल भी हो सकते हैं। समझ रहे हो कैसे हम लिंक करते हुए चले हैं, हमने एनर्जी से लिंक किसको किया, पहले साई को, अब मैंने साई से किसको लिंक कर दिया, ऑर्बिटल को, मतलब क्या होगा, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास बहुत सारे ऑर्बिटल्स बन मिल सकते हैं। समझ रहे हो ना, दोबारा बोलता हूँ, सबसे पहले मैंने एनर्जी बताई थी कि सारी सबकी डिफरेंट एनर्जी है। ठीक है, उन डिफरेंट एनर्जी के कोरोस्पोंडिंग मेरी डिफरेंट वेव फंक्शन है। ठीक है, अब मैंने क्या बोल दिया, ये जो मेरा वेव फंक्शन है, ये मेरा वेव फंक्शन क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि इनडायरेक्टली मुझे ऑर्बिटल के बारे में भी बता रहे हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये मेरा जो साई है वो क्या एटॉमिक ऑर्बिटल ही है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट मेरे पास क्या एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी हो सकते हैं, क्योंकि देखो डिफरेंट एनर्जी है तो मेरा डिफरेंट साई हो गया, डिफरेंट साई है तो मेरे पास डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी आ जाएंगे। समझ गए बेटा, इस पॉइंट में बस ये समझना है। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ, ज्यादा डीप में नहीं जाना, बस ये बात समझनी है कि मेरे पास पता है मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी एनर्जी हो सकती है। ठीक है, तो अगर डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी हो सकती है तो मैंने पहले बताया था उसके डिफरेंट वेव फंक्शन भी हो सकते हैं, और अब तुम्हें पता चल गया वेव फंक्शन और ऑर्बिटल एक ही बात है, तो उसके डिफरेंट ऑर्बिटल भी हो सकते हैं। तो मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन के बहुत सारे वेव फंक्शन हो सकते हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देयर आर मैनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, मतलब क्या होगा, उसके बाद बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी है। हाँ बेटा, मैं ही लूंगा कल भी क्लास, सुन लो, कल भी मैं ही क्लास लूंगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली मैं ही लूंगा, बाकी तुम्हें पता चल जाएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है कि मैं लूंगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मतलब यही होता है कि 90 to 95% चांसेस मेरी क्लास के लिए। ठीक है, अब बात क्या आती है, आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताओ, अभी जो मैंने तुम्हें बताया एटॉमिक ऑर्बिटल,
जो मैंने अभी तुम्हें साई बताया, साई मेरा क्या बता रहा था, इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहा था कैसे मूव कर रहे हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो मेरा साई है ना, ये साई है, ठीक है, ये जो मेरा साई है इसके पास इलेक्ट्रॉन के बारे में सब कुछ पता है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, अगर मुझे साई के बारे में पता है ना तो मुझे इलेक्ट्रॉन की हर हरकत के बारे में पता है, समझ रहे हो, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, जो ये मेरा ऑर्बिटल वेव फंक्शन है, ठीक है, ऑर्बिटल वेव फंक्शन जो है उसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है। मतलब क्या हो गया, उसके पास पूरा चिट्ठा है इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। कैन वी चेक बोथ? बेटा एक बात बताओ, तुम एक ही टाइम पर हेड और टेल देख सकते हो सिक्के की? लव, एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इस सिक्के का हेड और टेल मुझे एक बार में देख के बताओ, बता सकते हो? बस आंसर तुम्हारा मिल गया तुम्हें, ठीक है। तब देखो, द ऑर्बिटल वेव फंक्शन कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ठीक है। मतलब क्या हो गया, जो एटॉमिक वेव फंक्शन अभी तुम पढ़ रहे हैं ना, साई साई कर रहे हैं, वो साई के पास सारी इंफॉर्मेशन है। मतलब तुम्हारा पूरा चिट्ठा खोल सकता है इलेक्ट्रॉन का कि वो पूरी हरकतें क्या करता है एटम में, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एटॉमिक वेव फंक्शन है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। और हम क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से उन सारी इंफॉर्मेशन को निकालते हैं, समझ रहे हो। मतलब क्या हो गया, ये जो मेरा साई है ना, साई मेरा एक जरिया है। जरिया क्या है, मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में सब जान लूं, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया कि मैं साई को क्या करूंगा, साई के पास मेरा क्या आ जाएगी, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स गई मेरे पास साई के पास, और वो उससे सारी सच्चाई उगलवाएगी इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। वो देखते हैं, और वो जो उगलवाती है वो हमें क्या देती है, मतलब ये उसके बारे में सारी चीजें क्या बताती है, उनको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर, ठीक है। उन्हीं की सच्चाई को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर। मतलब क्या होगा, उन्हें सच्चाई उगल दी, ठीक है। मतलब क्या होगा, क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से हम साई को सोल्व करते हैं, समझ रहे हो, मैथमेटिक्स होती है, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, हम साई को सोल्व करते हैं, ठीक है। वो मुझे सोल्व करने पे कुछ नंबर्स देती है, ठीक है, नंबर्स, उनको हम क्वांटम नंबर्स बोलते हैं, ठीक। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं अभी मैं तुम्हें बताऊंगा। लव, साइज मल्टीपल विद द कांस्टेंट, क्या पूछ रहे हो लव ये? सर साई इज अ मल्टीपल विद द कांस्टेंट। कांस्टेंट कहां से हो गया भाई, साई, साई अभी तो मैंने बताया उसकी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, अगर मैं इस स्ट्रोडिंगर इक्वेशन को, ठीक है, अगर मैं, जो भी मेरी इक्वेशन है ना स्ट्रोडिंगर इक्वेशन, उसके अंदर मेरा क्या होता है, हम साई को ही तो सोल्व करते हैं। तो मैं जब इसको सोल्व करता हूँ तो मुझे एक सेट मिलता है क्वांटम नंबर का, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर, ठीक है। और उनकी वैल्यू क्या होती है, एन, एल और एम, समझ रहे हो। मतलब मैंने स्ट्रोडिंगर इक्वेशन, जो इतनी बड़ी सी इक्वेशन है ना, उसको सोल्व करूंगा अगर मैं, ठीक है, सोल्व करने में मुझे ये 3 नंबर्स मिलते हैं, ठीक है। उनकी हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो स्ट्रोडिंगर इक्वेशन को तुम्हें सोल्व नहीं करना, टेंशन ना लो, वो साइंटिस्ट करके बैठे, तुम्हें बस इनको समझना है कि होते क्या, बहुत सिंपल है। एक तरह से लगा लो कि कुछ भी नहीं है। एन तो तुम पढ़ ही चुके हो, सबसे बड़ी बात बताऊं, एन के बारे में तो तुम पढ़ चुके हो, तुमने बोर में जो पढ़ा है वो एन ही तो था, ठीक है। मतलब ये तो तुम्हारा हो ही चुका है। एल और एम, एल तुम, अभी जो मैंने तुम्हें वो बताई थी ना, क्या नाम है, सोमरफील्ड का मॉडल जो बताया था, उसमें तुम एल पढ़ चुके हो। मतलब तुम्हें पता भी नहीं चला, तुम पढ़ चुके हो। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने पढ़ चुके थे, ठीक है। तो उस चीज की टेंशन ना लो, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, अगर मैं इस स्ट्रोडिंगर इक्वेशन को सोल्व करता हूं तो मुझे 3 क्वांटम नंबर्स मिलते हैं, जिनका नाम क्या होता है, एन, एल और एम, ठीक है। अभी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, टाइम आज हो गया, ये क्या होते हैं, ठीक है। और एक और क्वांटम नंबर आता है, मतलब क्या हो गया, ये 3 तो है ही, एक और क्वांटम नंबर आता है जो कि होता है 4th क्वांटम नंबर, ठीक है, जिसको हम एस बोलते हैं। लेकिन एस क्या है, वो एस मेरा स्ट्रोडिंगर इक्वेशन को सोल्व करके नहीं आया, समझ रहे हो, ठीक है। ये जो मेरा 4th क्वांटम नंबर है ना, 4th, ठीक है, वो मेरा क्या हुआ, वो मेरा स्ट्रोडिंगर इक्वेशन से नहीं आया, वो मेरा कहां से आया, वो एक दूसरे साइंटिस्ट ने दिया था। मतलब उसको, इसको, इससे हमारी जो सच्चाई आई उसमें मैं एन, एल और एम आया। जो एस है वो एस हमें कहीं और से मिला, हमें उसके बारे में भी जानना, वो कहां से मिला। मतलब ये लगा लो कि अब हमें टोटल 4 क्वांटम नंबर पढ़ने हैं, एन, एल, एम और एस, ठीक है। ये तीनों स्ट्रोडिंगर इक्वेशन से आते हैं, और ये जो है ये स्ट्रोडिंगर इक्वेशन से नहीं आता, ठीक है। तुम्हारे पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि तुम बताओ स्ट्रोडिंगर इक्वेशन से तुम्हें कितने क्वांटम नंबर मिले, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 3। जो चौथा है वो तुम्हारा अलग से आया, ठीक है, वो स्ट्रोडिंगर इक्वेशन से नहीं मिला, ठीक है, समझ गए, ठीक है। बाकी चलो कल स्टार्ट करेंगे। इतने अपने नोट्स बना के मुझे सेंड कर देना, अभी मैं इसकी पीडीएफ भेज दूँ। बेटा उसको आइगन फंक्शन बोलते हैं लव, बेटा वो तुम्हें अभी डिटेल में नहीं जाना, वो आइगन फंक्शन होता है, वो अभी तुम छोड़ो, उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।